मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों, नमस्कार। आज 2 जून 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ताला बंदी के खुलने की शुरुआत हो चुकी है और आज हम उसके दूसरे दिन में प्रवेश कर चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आप सबके मन में डेफिनेटली उत्साह और आशा का एक नया भाव पैदा हुआ होगा कि ठीक है, अब चीजें बेहतर होने लगी हैं। और सच यह भी है कि चीजें वास्तव में बेहतर होने लगी हैं। लेकिन दोस्तों, हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिसके खिलाफ हमारी लड़ाई थी, यानी कि कोरोना वायरस के खिलाफ, वह दुश्मन अभी नष्ट नहीं हुआ है, बल्कि सच तो यह है कि लगातार वह अपने पैर पसारते चला जा रहा है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है और कुछ विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि जो कोरोना वायरस का जो प्रसार है, जिसे आप संक्रमण कह लीजिए, वो अब कम्युनिटी स्टेज पर पहुंच गया है, जो एक बहुत ही खतरनाक स्टेज होती है। आपके दिमाग में यह सुनकर यह बात आएगी कि जब कोरोना वायरस मौजूद है, पहले की तुलना में ज्यादा संक्रमण हो रहा है, तो फिर तालाबंदी को खोला क्यों गया है। दोस्तों, वह एक अलग कारण है, क्योंकि सभी चीजों को लेकर के चलना होता है। आपको अर्थव्यवस्था को भी देखना है, लोगों के जीवन को भी देखना है, तो उन सारी स्थितियों को देख करके ही निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं जिस विषय पर आज बात करने जा रहा हूं वह यह कि व्यक्तिगत रूप से हमें अब क्या करना चाहिए। क्या सच में तब जबकि धीरे धीरे चीजें ओपन अप हो रही हैं, खुल रही हैं, तो हम भी बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, हम भी अपने आप को पूरी तरह से खोलने लगे, या कि फिर कुछ ऐसा हम करें, कुछ ऐसी सतर्कता हम बरतें कि कोरोना वायरस हमें अपनी चपेट में न ले पाए। दोस्तों, इस बीच में आपने यह भी पढ़ा होगा, सुना भी होगा, यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर तो आजकल बहुत से मैसेज और प्रोग्राम आने लगे हैं कि ये कोरोना वायरस खत्म होने वाला नहीं है, ये अब लौट कर नहीं जाएगा, ये आ चुका है तो यहीं रहेगा, हमें भी अब इसी के साथ ही रहना सीखना होगा, जीना सीखना होगा। तो अब सवाल यह है कि हम इसके साथ कैसे रहना सीखें, कैसे इसके साथ जीना सीखें। मित्रों, इससे पहले भी एक से एक वायरस इस धरती पर आए हैं जिन्होंने मनुष्य का बहुत बड़ा नुकसान भी किया है, लेकिन मनुष्य को पराजित करके उसका अंत नहीं कर सका है। इस सब का गवाह हमारा इतिहास है। वो मनुष्य को नष्ट नहीं कर सका है, हरा नहीं सका है। हाँ, अगर कुछ लोगों की किसी वजह से मृत्यु हो जाती है तो आप ये मत मान करके चलिए कि मानव जाति हार गई है। देखिए, जब भी युद्ध होगा तो कुछ सैनिक तो मारे ही जाएंगे, लेकिन आफ्टर ऑल कोई ना कोई तो विजयी होता ही है। तो मनुष्य लगातार विजयी होता रहा है, और अगर मनुष्य विजयी होता रहा है तो आप और हमने ही उसे विजयी बनाया है। यानी कि हमें व्यक्तिगत तौर पर अपना ध्यान रखना होगा, और खासकर तब तो विशेष रूप से जब इस तरह इसका एक कम्युनिटी प्रसार हो चुका है। खासकर वैसे एरिया जो बहुत भीड़ भाड़ वाले हैं, ऐसी कॉलोनीज जो बहुत ज़्यादा घनी आबादी वाले हैं, तो वहाँ यह प्रसार बहुत तेजी से हो रहा है और आप देखेंगे कि धीरे धीरे संख्या आपको बढ़ती हुई ही मिलेगी। लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि हमें अब इसके साथ रहना सीखना होगा। तो जैसे जैसे फैलता चला जाएगा, हम इसके साथ रहना सीख जाएंगे। अब रहना सीखेंगे कैसे? सीखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम इसके चपेट में ना आए, और अगर इसकी चपेट में आ भी जाए तो हम इसको हरा दें। यानी कि कुल मिलाकर के यह कि हम एकदम निश्चिंत न बैठ जाएं कि बस सब कुछ हो गया, सरकार देखेगी, नगर निगम देखेगा, पंचायतें देखेंगी, डॉक्टर देखेंगी, और अब हमें कुछ भी नहीं देखना है। दोस्तों, इस विचार से हमें अपने आप को बचाना है, और मैं यहाँ आपके सामने कुछ ऐसे बिंदु रखना चाह रहा हूँ, कुछ ऐसे उपाय प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ जिनका सेवन करके, जिनका अभ्यास करके हम अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकेंगे, हम अपनी बॉडी के इम्यून पावर को बढ़ा सकेंगे। और देखिए, जब हम खुद मजबूत हो जाएंगे तो सीधी सी बात है कि सामने वाला आकर के अगर हमसे टकराएगा भी तो वो खुद चकनाचूर होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ जो जरूरत है वह है अपने आप को बहुत अधिक मजबूत बनाने की, जिसे हम मेडिकल टर्म में कहते हैं इम्यून पावर डेवलप करने की। तो मित्रों, ये इम्यून पावर कैसे डेवलप हो सकती है, इसके बारे में जो कुछ भी मैंने अभी तक पढ़ा है, समझा है, जिस पर मेरा विश्वास है, जिनका बहुत ज़्यादा मैं उपयोग भी कर रहा हूँ, कुछ इस तरह की बातें अब आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अक्सर आप ये सुनते होंगे कि
खूब नींबू का सेवन कीजिए, नींबू का रस पीजिए, नींबू को निचोड़ करके शरबत बना करके पीजिए, संतरा खूब खाइए। ये बातें आप सुन रहे हैं। दरअसल हमारे जितने भी साइट्रिक फ्रूट्स होते हैं, इस तरह के खट्टे फल होते हैं, उनमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो कहा जा रहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी का सेवन करना चाहिए। मित्रों, मैं जानता हूं कि बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां नींबू नहीं मिलते, जहां संतरे नहीं मिलते, तो आप क्या करेंगे? तो इसके लिए विटामिन सी की टैबलेट्स आती हैं और वे बहुत सस्ती होती हैं। विटामिन सी की टैबलेट बहुत महंगी नहीं होती हैं। मुझे लगता है कि एक टैबलेट ही मुश्किल से ₹1 की होगी। तो आप बाकायदे विटामिन सी की टैबलेट ले सकते हैं, खरीद सकते हैं और उन्हें खा सकते हैं। उन्हें आप चूस भी सकते हैं, चूसने में भी उसका स्वाद होता है, अच्छा लगता है। या फिर आप उसे पानी से गिटक लीजिए। यानी कि हमें अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी प्रोवाइड करना है। और ठीक यही स्थिति विटामिन डी की भी है। विटामिन डी की ज़रूरत हालांकि कम होती है। विटामिन डी के भी कैप्सूल्स आती हैं, उन कैप्सूल्स को आप ले सकते हैं, लेकिन ये कैप्सूल रोज लेने की नहीं होती। कैप्सूल की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है वो कितने पावर के। कुछ कैप्सूल्स ऐसे होते हैं एक बार आप ले लीजिए, 7 दिन के बाद लीजिए। कुछ उससे भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो जब भी आप विटामिन डी के कैप्सूल लें तो आपको बाकायदे डॉक्टर की सलाह पर ही ऐसा करना चाहिए। और आप जानते हैं कि जो सूरज की किरण होती है उनमें ऑलरेडी विटामिन डी होता ही है। कोशिश करनी चाहिए कि हमारे शरीर को थोड़ी सी सूरज की किरणें मिल सके। और इसीलिए ये बात भी कही जा रही है कि हमारा जो घर है वो हवादार होना चाहिए, रोशनी वाला होना चाहिए। यानी कि उसमें सूरज की किरणों का प्रवेश होना चाहिए, हवा का प्रवेश होना चाहिए, ताकि वातावरण ज़्यादा स्वास्थ्यपरक बन सके। तो इसीलिए दोस्तों कोशिश कीजिए कि अगर आपका घर बहुत ज़्यादा प्रदूषण वाले क्षेत्र में नहीं है तो खिड़कियाँ खुली रहें, ताकि सूरज की रोशनी उसके अंदर तक प्रवेश कर सके। दोस्तों, खान पान के तौर तरीकों में भी हमें थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए। एक बात कही जा रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हल्दी का सेवन करें। दूध का ग्लास लें और उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल लें। जब भी आप दूध पी रहे हैं तो हल्दी वाला दूध पी लें। तुलसी का पत्ता है आप थोड़े से चबा लें, नहीं तो तुलसी का अर्क भी आता है, पानी में डाल करके उस पानी को पी लें। इससे भी जो तुलसी का जो सत्व है वो आपके अंदर पहुंचेगा और इम्यून पावर को डेवलप करेगा। ये भी कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। एक दिन में लगभग 4-5 लीटर पानी अगर आप पीते हैं तो उससे भी कोरोना बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। वो इम्यून पावर को हमारे बढ़ाएगा ही नहीं बल्कि कोरोना को भी वो कमज़ोर करेगा। दोस्तों, मॉर्निंग वॉक मुझे लगता है कि करना ही चाहिए, क्योंकि जब आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, तेज़ी के साथ करते हैं, तो फिर बहुत तेज से सांस लेते हैं। जब तेज़ी से सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। और आप जानते हैं कि कोरोना जो अटैक करता है, जो सबसे खतरनाक अटैक है, उसका हमारे फेफड़ों के ऊपर ही होता है। हमारे फेफड़े कमज़ोर पड़ने लगते हैं और जब फेफड़े कमज़ोर पड़ेंगे तो हमारे ऑक्सीजन इनहेल लेने की ताकत कम हो जाएगी और वही मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बनती है। तो मॉर्निंग वॉक कम से कम 40 मिनट ब्रिस्क वॉक यानी कि तेज़ी के साथ करना चाहिए। और अगर आप प्राणायाम कर सकते हैं तो वह भी एक प्रकार से फेफड़ों की एक्सरसाइज जैसा काम करता है। प्राणायाम और खासकर अनुलोम विलोम प्राणायाम तो आपको करना ही चाहिए। एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिजिकल फिटनेस पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। और ऐसा अगर आप करेंगे तो पाएंगे कि चाहे वो कितना भी संक्रमण फैल जाए, वो अपने आप को कितना भी शक्तिशाली समझता रहे, लेकिन आपके इम्यून पावर के सामने वह सरेंडर करेगा ही। तो दोस्तों, मैंने कुछ उपाय बताए हैं और इनमें से जो भी आपके लिए संभव हो सकता हो डेफिनेटली आपको करना चाहिए, क्योंकि हमें कोरोना का मुकाबला करना है और उसे परास्त करना है। और यह मुकाबला हमें अपने अपने स्तर पर करना है। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। अब अनुमति चाहूँगा। नमस्कार।